रेमेडियल कार्य पर उपलब्धियां और चुनौतियां, इसके बारे में बताना। तो हमारी आकलन ट्रैकर और रेमेडियल पे जो उपलब्धियां हैं, सबसे पहले हमारी उपलब्धि है व्यवस्थित कार्यशैली। मतलब कि इसमें हर चीज़ हमारी सिस्टमेटिक होती है। पहले 2 दिन हमें किस चीज़ पर काम करना है, फिर किस चीज़ पर काम करना है, तो हमारा सब कुछ इसमें सिस्टमेटिक होता है। तो ये हमारी उपलब्धि है। नंबर 2 है प्रत्येक विद्यार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान देना। हमारे सामने जो बच्चा होता है उसकी हर बच्चे के ऊपर हमारा ध्यान होता है। इसने आज क्या सीखा, इसने कितना सीखा, फिर उसके बाद उसका कितना हमने जब हम उसका ट्रैकर भरते हैं, उसका आकलन करते हैं, ट्रैकर भरते हैं, और उसके बाद उसका जो फीडबैक होता है, मतलब लास्ट में हमारा जब हम उसको समूह में कोई अगर उसके अंदर कमी रह जाती है और उसको हम जब लास्ट में समूहीकरण के द्वारा या बच्चों के पीयर ग्रुप के द्वारा हम उसको सिखाते हैं, तो बच्चा जो है बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, सीखता है, आगे इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करता है और करते भी हैं बच्चे। अगले उपलब्धि की ओर जाते हुए बच्चों के स्तर का विस्तृत ज्ञान, यानी कि जो भी हमारा टॉपिक, एक एक टॉपिक को हम बड़ी एकदम विभिन्नता, उसकी शून्यता से लेकर उसके अधिगम तक उसको सिखा सकते हैं, और उसमें जो कमी रह जाती है बच्चों का, उसको अच्छे से उस पर नाप तोल करके उस पर काम कर सकते हैं। समूहीकरण से आसानी से सीखना, मतलब जब हम बच्चों को कैटेगराइज करते हैं या उनको समूह में डिवाइड करते हैं, तो उससे जो बच्चों की लर्निंग होती है वो बहुत वास्ट हो जाती है। उसके बाद है हमारा समयबद्धता। जब हमें पता है हर चीज हमें समय से बद्ध होकर ही हम उसको कार्य श्रेणी में अपने लाएंगे, तभी हमारे समय का सदुपयोग होगा। तो हमें पता है कि इसी क्षण में इतने ही टाइम में हमें इस बच्चे पे इतना ध्यान देना है। ग्रुप वर्क में भी वो बच्चा 20 मिनट्स में उसे पता है कि मेरे को 20 मिनट्स में चीज सीखनी है, वो उसी पर कार्य करके फोकस रहेगा, क्योंकि छोटे बच्चों का टाइम स्पैन, जो अटेंशन स्पैन होता है, वो भी कम टाइम के लिए होता है। नेक्स्ट है हमारा कमियों पर कार्य। बच्चे के अंदर, या अगर हम भी देखें तो हमारे अंदर भी कुछ रह जाती हैं कमियां, लेकिन जब हम इस आकलन ट्रैकर और रेमेडियल के अकॉर्डिंग जब हम चलते हैं, तो उनकी जो छोटी से छोटी नीड और रिक्वायरमेंट होती है, उस पर हमारा बहुत फोकस जाता है और उसको हम यहाँ पर पूरा कर पाते हैं। आत्मविश्वास का निर्माण, जैसे कि हम रेमेडियल में छठे दिन पर कुछ ग्रुपिंग करते हैं बच्चों की, कि जिन बच्चों को नहीं समझ में आया उसके साथ में जो बच्चा सीख चुका है, उसके साथ में पीयर लर्निंग का जब लेवल आता है, तो जो बच्चा एटलीस्ट सिखा रहा है उसमें भी एक आत्मबल का विश्वास जागृत होता है। साथ में जो बच्चे सीख रहे होते हैं वो भी सोचते हैं जब हमारा साथी ऐसा कर सकता है तो मैं भी ये चीज अच्छे से सीख सकता हूँ। नेक्स्ट है हमारा विद्यार्थियों के पुराने व नए स्तर की तुलना। हमें ये पता चलता है कि जब हमने इसको पढ़ाना स्टार्ट किया था तब इस बच्चे का क्या लेवल था, और अब हम जब लास्ट में आए हैं तो ये किस लेवल पे आया है। अब ये हमारा फर्स्ट डे भी, और जब हम लास्ट में अगर हम हाफ ईयरली देखें, ईयरली देखें, वहां तक जब हम उस बात को सोचते हैं, उस ट्रैकर को सामने रखते हैं, तो हमें हमारे दिमाग में ये माइंड में ये क्लिक होता है कि बच्चा कितना टाइम पहले ले रहा था, अब सीखने में कितना टाइम ले रहा है, और अब इसकी लर्निंग कितनी ज्यादा आगे आ चुकी है, और उससे उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट टीचर को भी होता है और बच्चे को तो होता ही है। अब बात आती है चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती हम सभी के समक्ष आती है, जो है छात्र अनुपस्थिति। क्योंकि हमारा पूरा का पूरा सिस्टम एक दिन दिवस के हिसाब से पैटर्न से सेट है, तो प्रॉब्लम यही आती है जब एक बच्चा लंबी छुट्टी या फिर बीच के 3-4 दिन के दिन छुट्टी ले लेता है। तो अब उस टाइम पे हमें कि उसी चाहे ग्रुपिज्म में करे या टीचर रेमेडियल कर रहा है, तो उसको 3-4 दिन का एक ही टाइम पे, एक गिनती के टाइम पे उसमें कैसे सिखाया जाए, वो एक हमें चुनौती लगती है। और इसमें हमारा जो है टीचर पर भी थोड़ा अतिरिक्त बोझ पड़ता है, क्योंकि उसको नेक्स्ट डे वाला भी सारा कंप्लीट करना है, और वो जो पीछे छूट गया है उसे भी पूरा करना है। और इसमें और भी जैसे कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारा इकट्ठा भी हो जाता है, कई बार बच्चा 5 दिन नहीं आया, 6 दिन नहीं आया, तो वो काफी बोझ टीचर के ऊपर रहता है। गैर शैक्षणिक कार्य की अधिकता, यानी कि हम सभी को पता है इस अतिरिक्त शैक्षणिक कार्य के अलावा भी हम सभी टीचर्स के पास बहुत से कार्य आते हैं। कुछ ऑनलाइन अपडेशन करनी है, कोई यूडैस का काम है, कुछ बीएलओ का है, कुछ टीचर्स की अनुपस्थिति है, तो वो कभी कभी, क्योंकि एक क्लास के सेटअप में एक टीचर 1-on-1 करा सकते हैं, पर कहीं पे भी वो टीचर एब्सेंट हुई तो पूरा सिस्टम हेर-फेर हो जाता है। नेक्स्ट है शिक्षकों की कमी। मतलब ये हम सबको फेस करना पड़ता है। इवन मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बताऊं कि मैंने 200 बच्चे पूरे 2 साल पढ़ाए, और मुझे पता है कि मुझे कितनी प्रॉब्लम फेस हुई उस टाइम पे, और इस चीज़ को भरना और इस चीज़ को करवाना ये बहुत बड़ा मतलब एक चुनौती थी।
पर आपको प्राउड फील करना चाहिए कि आपने 200 बच्चों को पढ़ाया। जोरदार तालियां मैडम के लिए। आपने एक क्लास को पढ़ाती थी, आपने एक को बीच में दोनों को संभालती थी। विभिन्न स्तर के विद्यार्थी, क्योंकि हमें सभी पता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहते हैं। हर स्तर में हमारे पास एक ऐसा बच्चा भी आएगा जो मानसिक रूप से उतना स्तर नहीं, लर्निंग आउटकम, उसके लर्निंग लेवल्स थोड़े कम रहते हैं। और कुछ एक बच्चा ऐसा भी मिलेगा जो हमने एक चीज कराई नहीं या घर से भी रिवाइज करके आता है, उसे वो चीज पहले से ही आती होती है। तो उन्हीं लोगों को बहुत लेवल पे लाने के लिए वो एक स्ट्रगल रहता ही है, हमें हर उसमें चुनौती रहती है। पूर्ण वर्ष दाखिले की प्रक्रिया, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब एक बच्चा है जो स्टार्टिंग से हमारे साथ आ रहा है, हम उसके साथ जुड़े हुए हैं, हमें उसका सब कुछ पता है, उसे कैसे सिखाना है, कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन सी ऐसी चीजें हम उसके साथ यूज करें जिससे वो जल्दी सीखे। और एक ऑल ऑफ अ सडन अगर फरवरी में हमारे पास एक बच्चा आ जाता है तो उस बच्चे को वहां तक ले जाना हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी चुनौती है। छात्र संख्या की अधिकता, जैसे मैम ने बताया, जब 200 या 150 इतने, कम से कम आप ये भी चली जाइए 70 से ऊपर बच्चा होते ही टीचर का ड्रेन आउट होना, बच्चों को एक तरफ से सामूहिक रूप में भी काम करवाना बहुत मुश्किल हो ही जाता है। चाहे आप 2 कक्षा को कर रहे हैं, चाहे एक ही कक्षा में, बहुत चाहे स्पेस की हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, चाहे हमें समय के होते हैं, और सभी चीजों का ध्यान रखते हुए इसमें हमें ये संख्या को देखते हुए सभी को ये चुनौती फेस करनी पड़ती है।